जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से अपना कॉन्सेप्ट की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और अब हम लोगों ने अपना प्रीवियस ईयर एनालिसिस स्टार्ट किया है, जो कि 20 डेज सीरीज़ के नाम से है। ठीक है ना। इस 20 डेज सीरीज़ में हम लोग अभी तक 2011 से 24 के बीच में, और बेसिकली मैं बात करूं तो 2018 से ही, जबकि पहला प्रियोरिटी हमारी 18 से 24 तक की जितने भी पेपर सेट हैं सबका एनालिसिस हम लोग डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी तक आपका 10 दिन तक कंप्लीट हो चुका है। आज आपका है 11वां दिन। ठीक है ना। तो आज के इस 11वें दिन में हम लोग एक नया पेपर सेट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, आप में से जिन्होंने अभी तक माइंड मैप की क्लास नहीं देखी है ना, जाके देखिए। यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा कि इतनी बढ़िया क्लास है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी उस क्लास से। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज की पहले क्वेश्चन को देखा जाए। देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। इसमें कह रहा है कि गलत कथन को आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। कह रहा है पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है। और जब ये सही है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। कैसे सही है? देखिए, घर्षण क्या होता है? दो सतहों के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसे हम घर्षण बोलते हैं, जो इसकी गति का विरोध करता है। ठीक है ना। तो देखो, घर्षण ना कभी भी दो सतहों के बीच एकदम जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसको कम किया जा सकता है। कैसे? पाउडर छिड़क कर, लुब्रिकेंट लगा करके घर्षण को कम किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ये नहीं आएगा कि वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। ठीक है ना। तो ये बात एकदम याद कर लेना कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता। समझ गए? चलो, दूसरा आपसे कह रहा है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। नहीं, ये सॉरी, एक क्या कह रहा है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आता है आपका स्थैतिक घर्षण, सबसे अधिक होता है। उससे कम आता है आपका सर्पी वाला। ठीक है ना। सर्पी घर्षण आता है। सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे साइकिल का टायर ऐसे लुढ़का करके ले जा रहे हैं ना, तो टायर और जमीन के बीच जो घर्षण लग रहा है वो लोटनिक हो गया। सर्पी घर्षण, जैसे अगर मैं इसको हाथ अगर मेरा ऑलरेडी चलती पोजीशन पे है तो अब जो घर्षण लग रहा है ये सर्पी घर्षण है। स्थैतिक घर्षण क्या है? जैसे अगर ये पहले से ये पेन है, ये इस तरह के अगर पड़ा हुआ है, तो अब जो इसके और सतह के बीच स्थिति की वजह से घर्षण है, ये सबसे अधिक होती है। इसी को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक है ना। तो सबसे मजबूत स्थैतिक घर्षण होता है, फिर सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण। तो यही वही बात तो कह रहा है, लोटनिक घर्षण सर्पी से कम होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि गलत वाला पकड़ना है। अगला हमसे कह रहा है तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उस पर उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा नाव को जो है इस तरह के से बनाया जाता है ताकि घर्षण का क्षेत्र उसे कम मिले। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसके सतह पर डिपेंड करता है। ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए एक ही बच्चा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको देख भी लेते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ, पूरा दिख जाए आपको। एक सेकेंड, क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ये रहा। यहां पे देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। क्या? ये गलत है। कम करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा साइकिल में वहां बेयरिंग लगी होती है, छोटे छोटे बॉल होते हैं, इस तरह से बॉल बेयरिंग होती है, इस तरह से इसके यहाँ पे बॉल लगे होते हैं। ठीक है ना। तो ये बॉल क्या करते हैं? फ्रिक्शन को घटाने का काम करते हैं, ताकि मशीनें हो गए, साइकिल हो गए, सारी चीजें आसानी से चले। ठीक है। तो इसलिए ये जो है गलत है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं आप लोगों को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं। ठीक है ना। क्या है ये, इसकी इंपॉर्टेंस ये समझ लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ये 2-3 कथन दे रखे हैं ABC। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है, कौन सा असत्य है। कह रहा है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। आयरन क्या करता है? पूछ रहा है कि आयरन जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है क्या? तो फिर अगला देखते हैं। कह रहा है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है क्या? ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि आयरन, एक सेकंड यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे कह रहा है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है क्या? तो देखिए कौन किसको विस्थापित कर सकता है, ये डिसाइड होता है रिएक्टिविटी पावर से।
तो हमने यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज लगा रखा है, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, इसमें से कम कुछ इंपॉर्टेंट तो याद होना चाहिए। इसने कहा है हमसे कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को स्थापित हटा सकता है क्या? तो बताओ, अगर आयरन ऊपर होगा तभी जिंक को हटाएगा। जिंक देखिए यहाँ पे है, आयरन देखिए इसके नीचे है, तो बताओ नीचे वाला कमजोर है, ये कमजोर होगा, तो जो कमजोर होगा क्या कभी जबर वाले को भगा पाएगा? तो नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा सकता है क्या? देखिए ये होता है CuSO4 है, ठीक है ना, और प्लस Zn है, तो जिंक अगर रिएक्टिविटी में हाई होगा तो वो कॉपर को हटा देगा। तो जिंक देखिए यहाँ पे है इस सीरीज में, और कॉपर आपका देखिए कहाँ है, कॉपर यहाँ पे है, तो कॉपर कमजोर है, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ से हटा करके खुद उसकी जगह ले लेगा, बनाएगा ZnSO4 बनाएगा, और प्लस में Cu अलग कर देगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बी तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आसानी से भगा सकता है। अगला आपसे कह रहा है कि कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है क्या? तो बताइए जरा, कॉपर तो नीचे है जबकि आयरन कहाँ है, देखिए आयरन यहाँ पे है, तो मजबूत में को कभी नहीं भगाया जा सकता, तो कॉपर नहीं हटा सकता, तो ये भी गलत कट गया। तो इन तीनों में से आपका केवल और केवल बी पॉसिबल है, ठीक है ना। और जिसको याद करना है, ये वाली रिएक्टिव सीरीज जो है पेन से लिख करके याद कर लो, कम से कम इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, कॉपर और आयरन, ये 4-5 नाम याद रख लो, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट पूछता है। तो इसका आंसर समझ में आ गया कौन सा होगा? तो केवल बी, ओनली बी जो है आपका ए ऑप्शन पे दे रखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है अगले क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, मैंने आप लोगों को थर्मामीटर चैप्टर पढ़ाया है, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। आपको सही वाला पहचानना है, ठीक है ना, गलत वाला नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है। कह रहा है कमरे का तापमान थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, सही कथन पहचानना है ना, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। नहीं, ये कह रहा है कमरे का ताप मापने के ताप मापने का थर्मामीटर 30 से 50 नहीं चलता है, 0 डिग्री से चलता है, माइनस, बल्कि माइनस भी मेजर करना पड़ता है। ऐसे मकान जो पहाड़ी एरिया में या बर्फीले जगह पे वहां माइनस टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 होता है, नहीं ये गलत है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर का होता है। देखिए थर्मामीटर दो तरीके का होता है, एक होता है लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, एक होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको कि डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोला जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या काम करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए या बॉयल पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, कौन सा, जिसको कि क्लिनिकल बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, इसकी जो रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री तक होती है, तो ये याद रखना। लेकिन अगर प्रयोगशाला वाली की बात करें तो इसकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री तक ये मेजर कर सकता है। तो ये उल्टा बोल दिया, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35-42 बता दिया, जबकि ये गलत हो गया, ठीक है। अगला आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। हाँ बिल्कुल अधिक होता है। देखिए डॉक्टरी वाला जो है 35 से 42 तक है, प्रयोगशाला वाला कितना है, 10 से 110, तो ज्यादा कौन है, प्रयोगशाला वाला। तो वही ये कह रहा है कि क्या जो प्रयोगशाला वाला है ये इससे अधिक है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही तो कहा है ना, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक है, सही बात है। डी कह रहा है आपसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है क्या? नहीं, उबलते द्रवों का नहीं मापने के लिए, बॉडी टेम्परेचर। अच्छा मैंने शायद पीछे बता दिया, वो दूसरा प्रयोगशाला वाला होता है जो द्रवों का माप करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये केवल और केवल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। तो यहाँ पे डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप इसका आंसर समझ में आ गया होगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने आपको लिखवा भी दिया कि इसका क्या रेंज होती है, तो रेंज जरूर आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर और कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है। कह रहा है गलत कथन को पहचानिए, फिर से हमें रॉन्ग वाला पकड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए गलत कथन कहाँ है, कह रहा है कोयले का कैलोरिक मान, ठीक है ना, उष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। सबसे पहले जानो कैलोरी मान क्या होता है। जैसे किसी भी पदार्थ को जब आप जलाते हो तो उसमें से कितनी ऊष्मा निकल रही है, कितनी ऊर्जा निकल रही है, उसी को उसका कैलोरी मान कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से पूछा है गलत कौन सा है। यहाँ कह रहा है कोयले का कैलोरी मान
लकड़ी से अधिक होता है, हाँ बिल्कुल अधिक होता है। तभी तो आप लोग कभी कभी रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि जो लोग चाय वगैरह बनाते हैं तो कोयले की आंच ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, ठीक है ना। तो ये तो सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, गलत वाला पकड़ना है। कह रहा है बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी गैस के मान से अधिक है। नहीं, एलपीजी वाला अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग उसको घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ के कैलोरी मान भी है, जैसे पेट्रोल का 45,000 है, ठीक है ना। इस तरह केरोसिन का भी 45,000 है। तो ये कुछ कैलोरी मान होते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि क्या आपने देखा होगा, अगर एलपीजी का कैलोरी मान कम होता, बायोगैस का होता, तो आज ट्रेंडिंग में बायोगैस होती कि हम उस पर खाना बना ले, क्योंकि उसका कैलोरिक मान ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें आधा थोड़ा तक कॉमन सेंस से भी आंसर को हम कर सकते हैं। अदरवाइज ये जब अगर पैमाना याद करोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कह रहा है कोई बस अपनी यात्रा पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर की चाल से आगे कुछ 50 किलोमीटर की चाल से और अगला 18 मिनट 40 की चाल से चलती है। कोई बस है, इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है, उसके बारे में हमसे पूछ रखा है। टोटल डिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है, ठीक है ना। तो पहली बार कितना डिस्टेंस चलेगा, d1 अगर हम बात करें 12 मिनट चाल कितनी है, 50 की है, कितनी देर तक चली है, 12 मिनट तक, तो 12/60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर है और हमारे पास ये मिनट में था, तो 60 से भाग दे करके हमने घंटे में बना दिया, ठीक है ना। तो इसको जरा कट करें तो 12 × 12, 12×5 = 60 और 5×10 में 50, ये 10 आ जाएगा। तो पहला तो 10 किलोमीटर चले पहली बार में, दूसरी बार में गाड़ी चली है 18 मिनट चली है 40 की स्पीड से, तो डिस्टेंस d2 कितनी आ जाएगी, 40 × 18/60, ठीक है ना। तो इसको जरा काटिए, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 दामे 60, ठीक है ना। 10 बार में चला गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 तियाँ 12, तो ये 12 किलोमीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमसे पूछे हैं, तो 12 और 10 को जोड़ दीजिए, 22 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस उन्होंने तैयार कर ली है, ट्रेवल किया है, ठीक है ना। 22 दे रखा, हाँ ए ऑप्शन पे दे रखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए, रॉन्ग आंसर को आपको पहचानना है। कह रहे प्रकाश की गति सरल रेखी गति है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रकाश जो है एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, ठीक है, तो सही है। कह रहा है सितार के कर्षित तार की गति दोलन करती है। अच्छा एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, दोलन का क्या मतलब होता है, एक मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाना। जैसे एक ये लाइन है, तो इस तरीके से अगर ऊपर नीचे जा रही है, समान ऊपर डिस्टेंस समान नीचे, तो आप लोगों ने देखा होगा सितार का जो तार होता है ऊपर खींचा जाता है, नीचे खींचा जाता है, तो ये दोलन या कर्षित तार की दोलन गति होती है। तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, सभी आवर्ती गति वर्तुलाकार वृत्ताकार होती है क्या, नहीं, वह आवर्ती गति वृत्ताकार ना होकर के ये कैसी होती है, इस तरीके से होती है, जितना ऊपर उतनी ही नीचे जाती है, जैसा अभी हमने देखा है। तो यही गलत है आपका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या कह रहा है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, सही है, ठीक है ना। तो ये समय के साथ अपनी गति में परिवर्तन लाना आवर्त की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहां तक समझ गए, आगे बढ़े। चलो आ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कि समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो समतल दर्पण क्या होता है, ये एक समतल दर्पण है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज इसमें जान लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे इधर है उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है, एक्स पे है तो एक्स पे बनेगी, ठीक है ना। सीधा है तो सीधा बनती है, लेकिन ये आभासी बनती है, वास्तविक नहीं बनती है, ठीक है ना, आभासी बनती है। तो इतनी बातें समझ गए। तो ये कह रहे हैं कि समतल दर्पण के परिप्रेक्ष्य में क्या सही है, कौन से कथन सत्य है। पहला कह रहे हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो हाँ बिल्कुल सीधा बन रहा है, ठीक है ना, तो ये ए आ जाएगा आंसर में। कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्या, नहीं, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया आपका। सी कह रहे हैं कि इमेज इज लिटरली
इन्वर्टेड, ठीक है ना, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है। पार्श्व परिवर्तित का क्या मतलब होता है, जैसे जो मेरा दायां हाथ है वो देखने में बाईं तरफ आ जाएगा, मेरा जो बायां हाथ है वो देखने में दाईं तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो ये बात समझ गए। कभी कभी आप लोगों ने लेटर वगैरह पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो आपको दिखाता है ना ई अगर इस तरह से इमेज कैसा बनेगा, उसका इस साइड बन जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, तो ये भी सही बात है, ये ऐसा करता है। अगला क्या कह रहा है आपसे, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, यहाँ नीचे बराबर लिखा हुआ, हाँ बराबर होता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैंने बताया ना कि सेम साइज का इमेज बनता है, तो डी भी सही है। तो ए सी डी आपका कहाँ दे रखा है, ए सी डी पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप चाहते ना केवल बी को गलत पकड़ करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, जहां जहां बी था वो ऐसे भी कट जाता, तो एक ही ऑप्शन बनता, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो अच्छा देखो, किसी को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, चौथी या पांचवी नंबर पे प्लेलिस्ट होगी साइंस की, उसमें मैंने एक एक क्लास को एनसीईआरटी बेस पे बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं को पहचानिए। लक्षण बता रहा है, फिर बताओ कौन से जंतु का ये लक्षण है। कह रहा है लंबी मेरुदंड यानी कि लंबी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। कह रहा है बहुत सी मांसपेशियां होती हैं। कह रहा है कि आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा रहता है। तो देखिए इस तरीके से किस जानवर की शरीर होती है, इस तरीके से होता है, आगे आगे धकेलने के लिए होता है, ठीक है, यहाँ पे फन बने होता है, ठीक है ना, तो ये सांप होता है, ठीक है ना। इसकी जहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी देखने में तो लंबी है, लेकिन वलयकार होती है, और इसका कोई पैर नहीं होता, ये उसी वलय के छल्ले के हिस्सा सपोर्ट से क्या करते हैं, आगे की तरफ गमन करते चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे गुणधर्म जो दे रखा है इसने किसके दे रखे हैं, सर्प के दे रखे हैं। मेंढक या घोंघा तो इस तरह से हो ही नहीं सकता, केचुआ बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई वलय नहीं होता है, अंकुश कृमि तो ये है नहीं, ठीक है, समझ गए। इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब भी आप ऑप्शन टिक किया करें ना, तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए कि ये तो बिल्कुल जैसे कभी भी ये घोंघा की बात तो हो ही नहीं सकता, जिस तरह से ये दे रखा है। केचुआ, इसमें वलय की कोई जिक्र होता ही नहीं है। कुछ चीजें आप ना कॉमन सेंस लगा करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, रॉन्ग हमें पकड़ना है, ठीक है ना। कह रहा है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया था धा से धमनी, धा से क्या होता है, धनी, धनी व्यक्ति क्या करते हैं, स्वच्छ ब्लड को लेके जाने का काम करते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। वैसे इसको रियल में मत ले लेना कि भाई धनी लोग ही साफ सुथरा लेके जाते हैं, जो गरीब हैं वो लोग भी अच्छे कपड़े हर चीज पहनते हैं, ठीक है ना, वो कहने एक समझाने का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए धमनियां क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में दौड़ाने का काम करती हैं, तो ये तो सही हो गया, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। फिर क्या कह रहे हैं, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, मैंने बताया था ना, इसमें बहुत प्रेशर के साथ ब्लड जो है फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये शरीर के अंदरूनी भाग में होते हैं, और इनकी जो नलियां होती है वो मोटी होती है, तो भित्ति मोटी है, तो ये भी सही है, गलत हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। कह रहा है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होते हैं, बिल्कुल इलास्टिक होते हैं, ये भी सही है, तो गलत हो गया, तो एक ही बचा, यही आंसर होना चाहिए। फिर कह रहा है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं क्या, नहीं, मैंने आपको एक अपवाद बताया था पल्मोनरी वेंस के सिरा के उसके आर्टरीज के बारे में, जिसको कि फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, क्या फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ये फुफ्फुस धमनी CO2 ले जाने का काम करता है, ये उल्टा काम करता है। सिराओं में भी एक अपोजिट काम करती है और धमनियों में भी एक अपोजिट। देखिए दुनिया की जितनी भी शरीर में धमनियां हैं, सारे शुद्ध रक्त हृदय से ले जाने का काम करती है शरीर की तरफ, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है वो थोड़ी टेढ़ी बुद्धि की है, वो क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड को शरीर से फेफड़े तक ले जाती है, उल्टा काम करती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग जाइए कॉन्सेप्ट की क्लासेस देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जीवन में एक क्वेश्चन भी नहीं आप गलत करेंगे, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को रूपित करता है, ठीक है। एक तरफ आपको एसिड के नाम दिए गए हैं और ये किसमें पाए जाते हैं उसका नाम दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताइए, तो इससे मत पहचानिए, कोई बात नहीं है। लैक्टिक अम्ल, ये बच्चों को याद होना चाहिए, दूध में पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, उससे निर्माण होता है लैक्टिक एसिड का, तो दूध के प्रोडक्ट में ही पाया जाएगा, तो दही है यहाँ पे, तो बी आपका एक से मिलना चाहिए।
एक पकड़ में आ गया, एक कॉन्फिडेंट है ना, तो अब ऑप्शन मिलाना शुरू करो, एलिमिनेट करना। तो देखिए बी जो है एक के साथ कहाँ पे है, यहाँ 2 पे है, कट गया, यहाँ 1 से साथ है, 4 पे है, कट गया, कट गया, बी 1 से मिलान हो रहा है केवल एक ऑप्शन में बी। आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहां तक समझ गए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। एक सेकंड, ये आंसर में पहले ए जो है 1 से कैसे मैच कराया है, एसिटिक एसिड नहीं, अच्छा ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन है ना, ए तो कट गया आंसर, ठीक है बी। देखिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एसिटिक एसिड किस में होगा, सिरके में पाया जाता है, तो ये 4 से मैच हो जाएगा आपका। सी जो है 2 से मिला रहा है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। एक बचा एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाएगा, नींबू में या खट्टे फलों में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम 2-4 के तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली याद रखो, उसमें कोई इधर उधर की बात ना हो, ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको। और सीटेट इसी तरीके से मिलान कराने वाला ही पूछता है, वो और कुछ नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ये पूछ सकता है। आपसे कह रहा है एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। एक्स एक ऐसा रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, ठीक है। तो वैसे भी बताओ आमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिलीज करता है, ठीक है ना, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। कह रहा है तथा भोजन पाचन के लिए आवश्यक है। कह रहा है जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देता है। लोग कहते हैं नहीं पेट में एसिडिटी हो गई है, मतलब जो आमाशय है ना बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर देता है, तो खाना पचाने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, कहेंगे इनो पी लो, एक काम करे सिर्फ 6 सेकंड में, तो इनो पी लेते हैं, तो वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो इनो में ऐसा क्या होता है, इनो में क्षार होता है, बेस होता है, तो एसिड प्लस बेस मिला करके न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं, जिससे कि सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल हो जाता है फिर, और न्यूट्रल हो जाता है तो तबीयत ठीक हो जाती है। कह रहे हैं वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो हमें पता चल गया एक्स हमारा HCl है, वाई क्या होना चाहिए, कोई भी क्षार चलेगा। तो देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार है, लेकिन इसने एक्स को दे दिया, ये नहीं है। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाई है, ये बिल्कुल सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या रिएक्शन होती है पेट के अंदर, वो भी समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए कह रहा है बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी बनाने में यहाँ पे ईस्ट का निर्माण, ईस्ट की हेल्प ली जाती है, ठीक है ना। ईस्ट का यूज किया जाता है फ्रेगमेंटेशन के उस पर, ठीक है। डबल रोटी में वो क्या करते हैं, फुलाने का काम करते हैं, बहुत मुलायम हो जाती है रोटी। और गन्ने के रस में किण्वन विधि में बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम नामक जीवाणु का इस्तेमाल होता है, जो कि बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, ये भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। दही बनाने में लैक्टिक एसिड के जो लैक्टोबैसिलस के वो बैक्टीरिया होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा, यही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रोटी बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, ईस्ट का होता है, तो ये याद रखोगे। ईस्ट की हिंदी क्या होती है, कवक होती है शायद ना, तो सर्च कर लेना ईस्ट, याद है हिंदी में भी ईस्ट लिखा हुआ आएगा। चले ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाओगे तो भी इसको सॉल्व कर लोगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, इन सारे में कौन एक दूसरे से, एक से सारे 3 जो है इसमें समान है, एक जो है अलग है। कह रहा है मरुस्थलीकरण, अपर्दन, संरक्षण, वनोन्मूलन। देखो अगर मैं दिमाग लगाऊं, मरुस्थलीकरण मतलब एक नुकसान का काम है, जमीन मरुस्थल हो गई, नुकसान हो गया। अपर्दन हो गया, मिट्टी कट के बह गई, नुकसान हो गया, ठीक है ना। और कंजर्वेशन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, कंजर्व करने का मतलब संरक्षण करना, बचाव हो रहा है, ये पॉजिटिव है, नुकसान नहीं हो, फायदा हुआ। वनोन्मूलन से भी नुकसान होता है, तो 3 जगह तो हमें नुकसान हो रहा है, एक अलग है, यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने पूछा कौन भिन्न है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसका आंसर कर सकते हो। कैसे कि देखो जो मरुस्थलीकरण है ये धरातल की चीज है, धरातल पे काम होता है। अपर्दन भी धरातल पे होता है, वनोन्मूलन भी धरातल पे होता है, तीनों संबंध है। लेकिन कंजर्वेशन कहीं पे भी हो सकता है, समाज का कंजर्वेशन, अर्थ का, वाटर का, एयर कंजर्वेशन, कुछ भी हो सकता है। तो यही आपका जो है बिल्कुल अलग है। तो आपको कॉमन सेंस लगा करके पकड़ने आना चाहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलें समझ गए। अगर देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, वैसे मत देखना, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, एक अगर कर लोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे इतने फिक्स बच्चे हैं जो डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा।
और हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, माइंड मैप कुछ भी कर लेना, माइंड मैप की क्लास बिल्कुल मत छोड़ना और अपने सबसे प्रिय मित्र को तो जरूर शेयर कर देना अगर आप चाहते हो कि वो भी चलो सीटेट पास ही हो जाए, बेचारा नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से आपको गलत कथन पकड़ना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, चारों ऑप्शन दिख जाए। ठीक है ना, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल परिवर्तन है, ग्लूकोज को ऐड करते हैं किससे, CO2 से, तो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं है। कह रहा है श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, श्वसन लेते हैं हम लोग तो उसे उसमें भी नया पदार्थ बनता है, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं भैया, क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता है, क्रिस्टलाइजेशन एक भौतिक परिवर्तन में आता है। पाचन एक रासायनिक क्रिया है। बिल्कुल पाचन रासायनिक क्रिया है, तभी तो कुछ नया पदार्थ बन जाता है, खाते कुछ है होता कुछ है। ठीक है ना, तो ये भी कट गया। तो आपका जो गलत कथन है यहाँ पे वो है सी ऑप्शन। ठीक है ना, चले अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। हाँ देखिए, मैंने मृदा नाम का एक चैप्टर पढ़ाया पूरा, एकदम बहुत डिटेल में पढ़ाया, पूरी की पूरी एनसीईआरटी एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह बना करके पढ़ाया, मजा आ जाएगा, जाके देखिएगा। उसी से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित होता है। तो देखिए आपके पास एक होता है बलुई मिट्टी, उसके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका दोमट। ठीक है ना, दोमट और आता है, उसके बाद एक और आता है आपका क्या कहते हैं, गादा मिट्टी। ठीक है ना, गादा आती है, वो थोड़ी और छोटी होती है। सबसे छोटी जो होती है मृडम, जिसको बोलते हैं क्ले। क्ले जो होता है एकदम पास पास होती है, बहुत महीन कण होते हैं। ठीक है ना, साइज के हिसाब से तो ये चलता है। हमसे पूछा है आरोही, आरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, है ना, यही तो होता है। नहीं, एक मिनट में इंग्लिश देख लूं, असेंडिंग आर्डर में, तो बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया था, पहले सबसे छोटा वाला पकड़िए, फिर बड़ा वाला, फिर और बड़ा वाला। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए मैंने बताया क्ले है, तो क्ले आ गया, यहाँ में क्ले है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ नहीं है, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हो, क्ले है, फिर गादा है, फिर सैंड है, फिर बजरी है, फिर चट्टान है। चट्टान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर पता हो गया। बाकी आप चाहते तो एक मेथड से और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि एक चीज तो पता है, चट्टान से बड़ा तो कुछ नहीं होगा, सबसे लास्ट में हमें चट्टान वाले ऑप्शन को पकड़ना था, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे आंसर, समझ गए। चले आगे बढ़े, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या कह रहा है, मछली यानी कि मत्स्य में क्लोम यानी कि गिल का क्या कार्य होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा मछलियों के अंदर गलफड़े लगे होते हैं। गलफड़े वो क्या मदद करते हैं, आपको पता है वाटर के अंदर क्या मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। तो ये गलफड़े क्या करते हैं, प्योरीफाई करने का काम करते हैं, पानी में से ऑक्सीजन को सेपरेट करने का काम करते हैं, जो घुलनशील ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं जल में उपस्थित पोषक नहीं ढूंढते, जल में उपस्थित विलेय यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम करते हैं कौन, मछलियों के गलफड़े। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो एकदम से ये याद रखना आपको। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, कह रहा है यदि संयोजन तार नहीं है, ठीक है, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करोगे। मान लो आप एक सर्किट बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपने एक सर्किट बना रहे थे, ठीक है, यहाँ से ले जा रहे थे इस तरीके से, यहाँ पे बल्ब वगैरह लगा दिए, ये लगा दिए, यहाँ आने के बाद आपका तार खत्म हो गया। ठीक है ना, अब आपको पूरा सर्किट करना है, तो आप क्या करोगे, क्या इस्तेमाल करोगे। कह रहे हैं कि रबड़ की पट्टी लगा दोगे, रबड़ कुचालक होता है तो नहीं जाएगी धारा। लकड़ी की छड़, नहीं जाएगी धारा। ब्लेड, हाँ आप ब्लेड का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। कागज कुचालक है, नहीं जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ब्लेड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आसानी से क्या होगी, करंट फ्लो हो जाएगी ब्लेड लगाते ही। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये सुचालक है, सुचालक है किसका, विद्युत का। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, कमेंट सारे लोग किया करो, चाहे कुछ भी लिखा करो, थोड़ा बहुत कमेंट किया करो, तो एक जुड़ाव होता है। मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों ने, अच्छा आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है जिन्होंने भी माइंड मैप की क्लास को इतना प्यार दिया है, और आप लोगों ने जो कमेंट किया है, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, और देखिए उसमें से हमें बहुत सारे लोगों का नाम याद हो गया जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे जितने भी कमेंट किए हैं सबका नाम पढ़ूंगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अभी से आप अपना नाम जुड़वा लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं। ये रहा आपका। यहां पे कह रहा है मंजुला
समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रक्षेपण कर रही है, ठीक है ना, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, अब उसकी और दर्पण के बीच प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। आसान क्वेश्चन है। ये देखिए एक रहा दर्पण आपका समतल। अब जो मंजुला है यहाँ पे खड़ी है, सपोज यहाँ पे ये लड़की खड़ी है, इसके बाल वाल बना दीजिए, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, ये रहा, ये रही, चुड़ैल हो गई तो कोई नहीं, सॉरी। देखो ये बन गया। कह रही है कि ये मिरर से 5 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे 5 पे है, तो इमेज भी ये 5 पे ही बनेगा, यहाँ से 5 पे बनेगा। अब वो कह रही है कि वो 1 मीटर इधर खिसक के आ गई, 1 मीटर इधर खिसक के आ गई, तो अब इसकी दूरी कितनी बनी, 4 की, तो इमेज भी 1 मीटर इधर खिसक के आ जाएगा, इधर भी 4 की दूरी। तो कह रहा है इनके बीच का प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितनी होगी, तो 4 इधर 8 बचेगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन नहीं है क्या? ये देखिए आज आपका आखिरी क्वेश्चन था आज का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। बाकी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो ला करके उस पर थ्योरी भी समझा दूंगा अगर किसी टॉपिक में आप कमजोर हो तो, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है एनसीईआरटी का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाइए, एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही मजा आ जाएगा। एक सीक्वेंस में क्लासेस लगी हुई है 1 2 3 4 इस तरीके से 20-25 लेक्चर है, आधे घंटे या 45 मिनट के, सारा कवर कर डालो। 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, अब आलस मत करो, एकदम से पूरा तैयार कर दो कोर्स को, ठीक है ना। 120 प्लस कम से कम आपके नंबर आने चाहिए इस बार। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।